अगर जस्टिन ट्रूडो गलती करेगा तो वो भुगतेगा। हम खालिस्तान के समर्थक नहीं। सुरक्षा बढ़ गई, रोज आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, आप देख नहीं रहे हो? वो वहाँ की यूं की तू कहाँ कम हो गई है? वो सिर्फ अखबारों में फिगर है, कोई हक नहीं बनता यहाँ पे नौकरी लेना। तो ये रियासत भारत से अलग है। हम ऐसी पार्टी का सख्त विरोध करेंगे और सड़कों पे उतरेंगे। हमारी सरकार आएगी, हमने हमारे प्रधान ने भी बोला है, हम इन मीटरों से निजात दिलाएंगे जम्मू कश्मीर के लोगों को। बीजेपी ने तो पकौड़े तलने को भी रोजगार गिन दिया। ये उस पार्टी की बात कर रहे हैं जो जुमलेबाजी करती है। G20 पर आपका क्या कहना है? G20 एक नॉर्मल इवेंट है जिसको इन्होंने लिशका के बेचा है। बस 4,000 करोड़ रुपए 2 दिन में खर्च करके उसको बेचा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन ट्रिब्यून न्यूज़ 24x7। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का ताज है और यहाँ की राजनीति पूरे भारत में एक अहम किरदार निभाती है। तो इसी राजनीति पर आज हमने चर्चा करने के लिए जो बुलाए हैं वो है तरनजीत सिंह टोनी जी, जो डीडीसी मेंबर और कांग्रेस के नेता हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका हमारे इस स्टूडियो में। और आज जो हम आपसे चर्चा करने वाले हैं वो जम्मू कश्मीर की राजनीति पर होगी। वो जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं, नहीं होने वाले हैं, इस बात पर भी होगी। दूसरा कि हम जानेंगे कि ये राजनीति पूरे भारत में कैसे इम्पैक्ट डालती है। तो सबसे पहला सवाल जो मेरा आपसे ये है कि सबसे पहले कि आपने आम आदमी पार्टी सबसे पहले क्यों चुनी और फिर क्यों तो वो छोड़ दी, इसका जवाब मैं आपसे चाहता हूँ। देखिए, मैं सबसे पहले जो मेरी पहली राजनीति पार्टी है वो है नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2016 से मैंने इस्तीफा दिया था। 2016 में इस्तीफा देने के बाद मैं एक इंडिपेंडेंट हैसियत से अपनी पॉलिटिक्स को सरअंजाम देता रहा। और फिर डीडीसी चुनाव जब हुए तो वो मैंने इंडिपेंडेंट हैसियत की से चुनाव लड़ा। और वहाँ पर जो हमारे प्रतिद्वंदी थे, कांग्रेस के भी थे, पीडीपी थी और बीजेपी थी, एनसी थी, ये सभी थे उस वक्त प्रतिद्वंदी थे वहाँ पर। तो चुनाव के वक्त ये रहा कि भाजपा जो थी, उनका जो कैबिनेट मिनिस्टर था सिटिंग श्याम चौधरी, उनके साथ मेरा जो मेन कंटेस्ट बना और भगवान की वाहेगुरु की कृपा हुई और मैं जीत गया। और जो बाकी सारी पार्टियां थी उनकी तो जमानत भी वहाँ जब्त हो गई थी, चाहे वो कांग्रेस थी, चाहे वो पीडीपी थी, चाहे वो एनसी थी, उन सभी की जमानत जब्त हुई। और हमने एक अच्छे खासे मार्जिन से अच्छे खासे तरीके से चुनाव लड़ा था और भगवान की कृपा हुई और हम जीत गए। और जीतने के बाद काफ़ी एक उछाल आया। पंजाब में आम आदमी पार्टी जब चुनाव जीती, एक बड़ा उछाल आया जम्मू कश्मीर की को लेकर। और आम आदमी पार्टी का जो काफ़ी हमें उन्होंने टच किया, बार बार मिलने आए, चाहे वो प्रदीप मित्तल थे, मनीष सिन्हा थे, उन सभी के जो बातचीत के बाद हम दिल्ली गए और अरविंद केजरीवाल के पास हमने ज्वाइन करा। लेकिन पिछले कोई साल एक से वहाँ पे जो प्रभारियों की कोई आपस में ऐसी जो काम करने वाले लोग थे, जैसे हर पार्टी में होता है, उनको नज़रअंदाज करके दूसरे जो चेहरे होते हैं जो किसी के खास होते हैं उनको थोपा जाता है, जबरदस्ती काम उनको करना आता नहीं है। तो इसी तरह यहाँ पे प्रभारी जो है वो बदल दिए गए। तो जो आए उन्होंने थोड़ा बहुत जिन्होंने किया, तो कुछ प्रभारियों की आपस की लड़ाई हो गई, किसी को कोई बात को, लीडरशिप को भी उन्होंने एक तरह से गुमराह किया। तो मैं समझता हूँ अब चाहे मैंने वो पार्टी छोड़ दी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी एक सज्जन पुरुष हैं, अच्छे व्यक्तित्व के मालिक हैं, जहाँ तक मैं उनको मिला हूँ, और उनकी प्रोग्राम पॉलिसी भी अच्छी थी। लेकिन यहाँ पर उनके जो आगूकार थे, जो इनको उन्होंने जिम्मेदारी सौंपी थी पार्टी को बढ़ाने के लिए, उन्होंने वो दफ्तर बंद कर दिया। पिछले 10-11 महीने से दफ्तर बंद पड़ा है। फिर कोई कहने लगा उनमें से कि हमने शायद चुनाव ही नहीं लड़ना। तो फिर हमने कहा भाई हम तो सियासी आदमी हैं, सन्यासी है नहीं कि आपका इंतज़ार करेंगे। हमें फिर विकार रसूल साहब, जो एक बड़ी स्पष्ट राजनीति के आदी हैं, और उन्होंने मुझे अप्रोच किया। कुंडल जी थे, यशपाल कुंडल जी, हम दोनों ने फैसला किया कि भाई ये तो अब कह रहे हैं कि चुनाव भी नहीं लड़ना है, दफ्तर भी बंद पड़ा है, तो लिहाजा हमें कांग्रेस ने इनवाइट किया
तो हमने सिर्फ उनको कहा कि हमारे मान सम्मान का ख्याल रखना, और फिर हम दिल्ली में जाकर हमने खड़गे साहब के रेजिडेंस पे, और भी बहुत सारे लोग थे, 20-21 लोग थे, तो हमने वहां जाके जो है कांग्रेस ज्वाइन करी। तो मैं आप ही की बात से एक सवाल लेता हूँ कि आपने अभी कहा कि हर पार्टी में ये होता है कि प्रभारियों के बीच में कुछ मनमुटाव हो जाता है, तो ये कांग्रेस में भी देखने को मिला आपको? सभी नहीं, कांग्रेस में तो ऐसा अभी मुझे दिखाई नहीं दिया, लेकिन फिर वही की बात है, काम करने वाले को आप कितना नीचे रख सकते हो। अच्छा, दूसरा सवाल इसी से आता है कि आपने कहा कि आम आदमी पार्टी में लीडरशिप को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, ये इल्ज़ाम तो कांग्रेस पे भी लगता है। अभी गुलाम नबी आज़ाद जी का बयान था जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी कि ये पार्टी लीडरशिप को आज़ादी नहीं देती है बोलने की, मतलब इंटरनल जो इंडिपेंडेंस है वो नहीं है इस पार्टी के अंदर। बीजेपी के अंदर है। मेरा आपसे सवाल कांग्रेस का है कि आपने कांग्रेस ज्वाइन की है। देखें, डिसिप्लिन के अंदर अगर रहना है, कोई भी पार्टी का अनुशासन है, अनुशासन के अंदर ही रहना है। आप अब मैं ज्यादा कांग्रेस के बारे में टिप्पणी क्यों कर नहीं सकता, क्योंकि अभी तो जो जैसे नई बहू आती है ना, उसके करीरे भी नहीं टूटे हुए। हमारा भी वही हाल है, अभी जुम्मा 4 दिन ज्वाइन करे हुए, तो हमने तो अभी कुछ ऐसा देखा नहीं है। लेकिन गुलाम नबी आजाद साहब का अपना कोई ओपिनियन हो सकता है, पर मैंने ऐसे कांग्रेस में नहीं देखा। गुलाम नबी आजाद की जो आया, हमने अपने प्रधान को बोला है और उन्होंने बाखूबी सुना है, लीडरशिप ने सुना है। और मैं खासकर जो हमारी प्रभारी हैं पाटिल जी, तो उन्होंने तो हमें मतलब छोटे भाई जैसे हमें माना, और बड़ी बहन की तरह एक हमें मान सम्मान भी दिया। और मैं समझता हूँ जो भी बात दिल की थी हमने उनसे की भी है और उन्होंने सुनी भी है। तो आपने बोला कि वो जो आपने बात की उन्होंने सुनी है, यानी कि आपकी बातें वो सुन भी रहे हैं, मान भी रहे हैं। तो एक बात जो है आपकी, जो मैंने सुनी है कि आपकी मांग है कि सभी दलों को एक सीट सिखों के लिए चुननी चाहिए। नहीं, ये हमने जब वो था चुनाव आयोग के आगे, हम ऑल पार्टीज के जो सिख लीडर्स थे तब गए थे। उसमें हमारे जो तरलोचन सिंह वजीर, उसमें मैं था, मनजीत सिंह थे, बीजेपी से भी थे जो उनके एमएलसी हैं, खालसा जी वो थे, और कुछ लोग थे, सभी जो ज्वाइन करके हम गए थे। तो वो हमने इलेक्शन कमीशन को रखा था कि हमारी सिखों की सीट जो है वो बरकरार की जाए। जैसे आपने बाकी सभी सेगमेंट को, हर देखें, इलेक्शन कमीशन का काम है कि किसी भी तबके की आवाज जो है वो नीचे ना रह जाए, वो उस आयाम तक पहुंचे जहां से वो अपने कम्युनिटी, अपने इलाके के लोगों की आवाज को उठा सके, उनके दुख दर्द को बयान कर सके, उसका हल निकाला जा सके। तो बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता है, ये जो इलेक्शन कमीशन था ये बेसिकली डिलिमिटेशन कमीशन था, ये बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन कमीशन था। ये जस्टिस रंजना देसाई ने जितना छुरा जाटों की पीठ में मारा है बीजेपी के कहने के ऊपर, और जितना सिखों के पीठ में छुरा मारा है, शायद ही इतिहास में किसी ने हमारे साथ इतनी नाइंसाफी की हो। आप पूरा बॉर्डर बेल्ट देखो, जहां जहां जाटों की अक्सरियत थी वहां वहां उन सीटों को रिजर्व कर दिया गया, और जानबूझ के टेलर ऐसी की गई। दियानी का इलाका कहां पड़ता है, सांबा से 2 किलोमीटर आगे जाके, उसको रामगढ़ के साथ जोड़ के उसको रिजर्व कर दिया गया, ताकि वो हिस्सा डालेंगे। वो देखो, पहले रामगढ़ से आपने आना है, विजयपुर एक कॉन्स्टिट्यूंसी, उसके बाद सांबा जाना है, तीसरी कॉन्स्टिट्यूंसी, उसके 2 किलोमीटर आगे जाके वो इलाका बीच में डाला, जस्ट टू रिजर्व पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी। क्योंकि जाट जो हैं, इनको लगा कि जाटों ने आंदोलन किया था, किसान ज्यादा जाट हैं, तो उन्होंने, बीजेपी को लगा ये हमको आगे वोट नहीं डालेंगे। तो उसका मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये ना देखा कि हमारे जो दो विधायक भी उन्होंने, जो जाटों ने उनको दिए, चाहे श्याम चौधरी थे, चाहे उसमें सुखनंदन चौधरी थे, तो उनको भी नजरअंदाज करते हुए उन्होंने इलाकों को रिजर्व कर दिया। तो मैं समझता हूं कि बीजेपी ने क्लियरली ये शो किया वो एंटी जाट है, और एंटी सिख है, और एंटी मिनॉरिटीज है, और एंटी ओबीसी और एंटी शेड्यूल कास्ट है। लेकिन अभी तो बीजेपी रिजर्वेशन ला रही है, अभी इसके ये वेस्ट पाकिस्तानी इसके लिए, और वो सब जुमले हैं, चुनावी है, हथकंडे हैं, क्योंकि 24 का इलेक्शन नजदीक है। अब तो सब कुछ याद आ रहा है, नहीं तो बीजेपी ने ही कहा था कि 24 में आएंगे हम, रिजर्वेशन खत्म कर देंगे। मोहन भागवत जी का कई जगह बयान थे सोशल मीडिया पे, और कि भाई रिजर्वेशन जो है ये हार्म करती है। आप जाओ ना, 2014 से भी पीछे जाओ, जरा पढ़ो, उनको पूरा देखें। आरएसएस की तो बात ही यही थी कि रिजर्वेशन होनी ही नहीं चाहिए।
लेकिन मैं आपको बताऊं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने ये रिजर्वेशन नहीं दी थी। ये अपने दबे कुचले समाज के लिए हक मांगा था कि हम अगर आपके साथ आते हैं तो हमारा जो हक है वो हमको दिया जाए। तो जरूरी इसमें मुझे नहीं लगता किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को कोई कुछ मिलता है। तो मैं हम वापस अपने पिछले सवाल पर लौटते हैं कि सिखों की सीट वाला जो मामला है उस पर कांग्रेस अमल कर रही है। हाँ नहीं, कांग्रेस क्यों नहीं देगी? कांग्रेस भी अगर देखो, उनको सभी तबकों को साथ लेके चलना है तो कांग्रेस भी इस बात का ख्याल रखेगी कि सिखों की नुमाइंदगी भी होगी, चाहे वो उनकी नई चुनने वाली इकाइयां हैं, चाहे इलेक्शन होगा तो सिखों को कोई सिर्फ वोट डालने के लिए थोड़ी रखा है। वो अपने कम्युनिटी का जो अगर हम आए हैं तो मैं जहां बाकी तबकों को रिप्रेजेंटेशन करता हूं, तो जिस तबके से मैं बिलोंग करता हूं मैं तो अपनी कम्युनिटी की भी रिप्रेजेंटेशन करता हूं। मैं जाटों की रिप्रेजेंटेशन करता हूं, मैं सिखों की करता हूं, मैं दबे कुचले समाज की तरफ से जहां से मैं आया हूं वहां से मैं करता हूं, तो वो तो मैं करता ही हूं। लेकिन जिस कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं उनका भी एक तवक्को होती है अपनी लीडर से कि भाई हाँ, हमारा लीडर हमारे लिए भी कुछ करे। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं सीटों की और चुनाव की, लेकिन ये सब चीजें तभी मायने रखती हैं जब चुनाव हो। लेकिन चुनाव की कोई तारीख अभी तक सामने नहीं आ रही है, ना निर्धारित की जा रही है। और अब जो है ये चुनाव यूएलबी वाले जो चुनाव है, पंचायती चुनाव है, इनको तो लगभग कैंसिल ही माना जा रहा है कि सीधे लोकसभा चुनाव होंगे। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखें, बीजेपी बहुत बुरी तरह से डर गई हुई है, सहमी हुई है, और जैसे कहते हैं ना, उनको पता था कि भयंकर परिणाम आएंगे, मतलब वर्स्ट डिबैकल होगा उनका। उनको ये जितनी भी एजेंसियां थी उन्होंने उसको अच्छी तरह से उनको ब्रीफ कर दिया। सुनने में ये आ रहा है किसी मीटिंग सिटी के अंदर जो उनका स्ट्रांग होल्ड एरिया, वहां पे 4 दीवारी के अंदर रखी गई, वहां पे भी लोगों ने स्वर उठाए कि आप इतने स्मार्ट मीटर जो लगा रहे हैं, जो आज की जम्मू वालों की दुखती रग बनी हुई है, जम्मू कश्मीर के लोगों की सॉरी, आप वो देखें कि जो ट्रांसमिशन लॉसेस हैं वो भी लोगों के जेब से रिकवर करने की कोशिश कर रही है सरकार। जिस गरीब परिवार का बिल आता था 2,000 रुपये महीना, उसका 35,000 रुपये आया। मैं मान सकता हूं 2 से 3,000 हो सकता है, 4,000 हो सकता है। एक आदमी के घर का एक पंखा चल रहा है, एक लाइट चल रही है, कहता है इससे ज्यादा मेरा कुछ है नहीं, तो मेरा 5,000 कैसे आ गया? तो वो किसी भी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन से नहीं आ सकता। एक का 35,000 रुपया किराया आ गया जिसका 2,000 आता था। अब इतना बड़ा डिफरेंस नहीं हो सकता है। ये यकीनी तौर पे फॉल्टी चीजें जो हैं, इनका जो है वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं समाधान जो है सरकार को देखना है कि ये कौन से मीटर लगाए जा रहे हैं। क्या पहले वाले जो मीटर थे वो भी तो, वो इसका मतलब पहले सही नहीं दे रहे थे? आप ये देखें, यहाँ पे जो है बाहर से आए हुए ब्यूरोक्रेट्स, उनका एक काम धंधा बन गया हुआ है कि जम्मू कश्मीर को लूटा कैसे जाए। आज करप्शन सर चढ़ के बोल रही है। आज हर ठेकेदार जो है वो बाहर से लाया जा रहा है। आज जो श्राइन बोर्ड में बाहर के लोगों की भर्ती हो गई है। आज हर जगह बैंकों में, हर जगह इदारों में बाहर से लोगों के जो लोग लाके, बाहर रियासत के बाहर से लोगों को यहाँ पे रोजगार दिया जा रहा है। हमारे डेली वेजर रोज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसके लिए बीजेपी ने बोला ये जो बाहर के लोगों की उनको नहीं सोच रहे हैं। बाहर के लोगों की जो आप बात कर रहे हैं, ये बाहर के कौन से बाहर के कहां से हैं? इस रियासत के बाहर के, इस रियासत के। हाँ, उनके बाहर से उनका कोई हक नहीं बनता यहाँ पे नौकरी लेना। तो ये रियासत भारत से अलग है? नहीं, अलग नहीं है। तो वो यहाँ पे नौकरी क्यों नहीं कर सकती? नहीं, वो सरकारी जो सेंट्रल लेवल पे है वो करे, लेकिन रियासत के अंदर जो है वो रियासत के लोगों ये तो पूरे भारत में चल रहा है कि जहाँ पे नोएडा में हम देखें, दिल्ली में हम देखें, वो प्राइवेट सेक्टर है। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ उसी रियासत का, जैसे हिमाचल में, सेंट्रल लेवल, हिमाचल में लोगों को आप जमीन नहीं खरीद सकते। क्यों नहीं खरीद सकते? और बीजेपी ने ये हमको आश्वासन दिया था 370 टूटने के बाद कि आपकी जो नौकरियां और जमीन को सुरक्षित हम करेंगे। आज वो अपने वादे से मुकर रहे हैं, हम बोलेंगे नहीं। हमारे लोगों को, हमारे बच्चे कहां जाएंगे? आज आप हरियाणा से लड़का लाके यहाँ खड़े कर दोगे भर्ती में, वो 7.5 फुट का लड़का वो तो भर्ती हो जाएगा, लेकिन मेरा यहाँ का डोगरा जिसको हाइट की रिलैक्सेशन मिलती थी वो कहां जाएगा? लेकिन ये भी तो है कि 370 के बाद में सुरक्षा भी बढ़ गई है। कहां गई सुरक्षा बढ़ गई? रोज आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, आप देख नहीं रहे हो? वो वहां की यूं की तू है, कहां कम हो गई हैं? वो सिर्फ अखबारों में फिगर है, वो सिर्फ यूं ही दिल बहलाने को ये ख्याल अच्छा है। गालिब की बाकी जन्नत की हकीकत का सबको मालूम है कितनी कर जन्नत बना दी ये रियासत। ये 4 सड़कें बनाने से नहीं अच्छी हो जाता कुछ।
2 फ्लाईओवर बन जाएंगे, उससे कुछ अच्छा नहीं होगा। अच्छा होगा जब जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। आज पूरे भारतवर्ष में हमारा बेरोजगारी में हमारा नंबर 1 पे आ गए हम। लेकिन अभी जो रिपोर्ट आई है जम्मू कश्मीर की, अभी हाल ही में जो रिपोर्ट आई है कि यहाँ की जो बेरोजगारी दर है वो 2 से 3% नीचे चली गई है। भाई मेरे छोटे भाई, ये फिगर्स के साथ खेला जा रहा है, ये हमें उलझाया जा रहा है, ये हमको बताया जा रहा है, यूं ही बताया जा रहा है। ये जगलरिंग ऑफ फिगर्स है, ये कुछ नंबर्स को ऊपर नीचे करके हमको बताया जा रहा है। जो आज प्राइवेट नौकरियां उनको भी गिन रहे हैं। बीजेपी ने तो पकोड़े तलने को भी रोजगार गिन दिया। ये उस पार्टी की बात कर रहे हैं जो जुमलेबाजी करती है। हम ऐसी पार्टी का सख्त विरोध करेंगे और सड़कों पे उतरेंगे, और ना ही मीटर ऐसे स्मार्ट लगने दिए जाएंगे। हमारी सरकार आएगी, हमने, हमारे प्रधान ने भी बोला है, हम इन मीटरों से निजात दिलाएंगे जम्मू कश्मीर के लोगों को। ये बीजेपी है जिसने प्रॉपर्टी टैक्स लाया। जहां जहां पसमानदा इलाके जो रियासतें रही हैं, उन रियासतों को सरकारों ने मदद की है, सेंटर की सरकारों ने। ये हमारा दिवालिया निकालने पे आ गए, बेड़ा गर्क करके रख दिया जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर जिसको आप भारतवर्ष का ताज कहते हो, हिंदुस्तान का ताज कहते हो, इंडिया का ताज कहते हो, आज उस ताज को इन्होंने पांव में जूती के बना दिया। आज हमारे महाराजा का, हरि सिंह का दिया हुआ हमको स्टेट सब्जेक्ट इन्होंने खंडित कर दिया। उसकी जगह आपने डोमिसाइल ले आए, और डोमिसाइल के जरिए आप देखें बाहर के शराब के ठेकेदार, सारी लिकर माफिया यहां आ गया, माइनिंग माफिया यहां आ गया। आप किस बात की बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को रोजगार दिया? हमारा रोजगार छीना है बीजेपी ने, हमारी पीठ के ऊपर छुरा घोंपा इन्होंने। इसलिए नहीं मैं किसी और पार्टी का हूं, मेरे तथ्य के ऊपर बात की जाए। कोई पार्टी का इनका आगे बहस करे, मुझे बताएं कौन सी नौकरी दी है किसी नौजवान को? आज नौजवान खज्जल हो रहे हैं, और ये अपने घर से, जिसको सरकार जिनकी है, जो मर्जी छाप के दे, लोग देंगे जवाब। इलेक्शन आने दो, इलेक्शन से ये डरे हुए हैं, इलेक्शन कराएंगे नहीं है। क्योंकि आज इन्होंने कहा कि अगर असेंबली में ये जो पार्लियामेंट को जीत रहे हैं, अगर मेयर ही कांग्रेस का बन गया तो आप सोचो हमारी तो हवा यूं ही निकल जाएगी, ये हवा देश भर में फैल जाएगी, तो पार्लियामेंट का चुनाव हमारा जो है ध्वस्त हो जाएगा। आप बीजेपी पर तमाम तरीके के आरोप लगाते जा रहे हैं, तो उसमें सत्ता में कौन है? जो सत्ता में है उसी पे इल्जाम लगेगा। एक आरोप आपने और लगाया, ये मैं राहुल गांधी के मुंह से भी सुनता हूं कि ये पार्टी अंबानी और अदानी की सगी है ही है। आप देखते नहीं, किसान आज भी आत्महत्या कर रहा है अपनी, उसका लोन नहीं माफ हो रहा है, लेकिन अंबानी और अडानियों का 11 लाख करोड़ का कर्जा माफ कर दिया इन्होंने। दूसरी तरफ राजस्थान में कांग्रेस पार्टी 1500 वाट का सोलर पार्क इसको पास करती है, अडानी के लिए 16,000 हेक्टेयर की जमीन पास करती है। तो ये कैसे कि चलेगा कि आप मतलब फ्रंट फुट पे खड़े होकर के बीजेपी पर आरोप लगाएं और बैक फुट पे आकर के पीछे कुछ भी करते हैं? मेरी बात सुने, कोई काम करने के लिए आएगा उसको प्रोत्साहन मिलेगा, लेकिन हम किस बात का आरोप लगा रहे हैं कि आपने अपने मित्रों को, आपने वो काम कर दिया जो आपने जो उनका लोन माफ कर दिया। वो कांग्रेस तो सरकार में नहीं है, उन्होंने तो नहीं लोन माफ करा, 11 लाख करोड़ का कर्जा माफ कर दिया। आपने उन उद्योगपतियों के कहने के ऊपर किसानों के खिलाफ बिल लाए, काले कानून लाए, जिसके लिए 700 किसानों ने लेकिन फिर तो आपको उन उद्योगपतियों का सख्त विरोध करना चाहिए। किस बात का? हम पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं, हम पार्टी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम किसी बंदे का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम किसी बिजनेसमैन का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम अंबानी और अडानी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम उस सत्ता का विरोध कर रहे हैं जो जिनके एक इशारे पे किसी को एयरपोर्ट दिया जाता है सस्ते दामों में। पीएसयू खड़े करने में बहुत वक्त लगता है सरकारों का। इन्होंने पीएसयू जो प्रॉफिट मेकिंग थी उनको सस्ते दामों में बेचा, ये आरोप है। उनके कानूनों को इन्होंने उनके जो लोन्स को माफ कर दिया, किसान का लोन माफ नहीं किया, ये आरोप है हमारा। हम किसी के खिलाफ थोड़ी हैं। अगर किसी स्टेट की इंडस्ट्रियल पॉलिसी अच्छी होगी, उनको लगता होगा यहाँ पर जाने से हमें कोई बेनिफिट्स हो रहे हैं, कोई किसी चीज में बेनिफिट मिल रहा है, जो टैक्स पॉलिसी अच्छी लगेगी उनको, तो वो जो उद्योगपति है, चाहे वो अंबानी हो, अडानी हो, ABCD कोई भी हो, वो वहां जाएगा। और जो जाएगा रियासत की उन्नति के लिए, अगर कोई आएगा आगे आएगा तो उसको प्रोत्साहन तो दिया जाएगा। अच्छा, ये तो होगी तमाम तरीके। आप कह रहे हो कि पॉलिसीज जो गलत है उन पर हम आवाज उठा रहे हैं, तो कुछ पॉलिसीज ऐसी भी रही होंगी केंद्र सरकार की जो अच्छी रही होंगी? बताएं कौन सी, जो आप बता सकते हो? मुझे तो कोई नहीं नजर आती, आप बताएं। G20 पर आपका क्या कहना है? G20 एक नॉर्मल इवेंट है जिसको इन्होंने लिशका के बेचा है, बस 4,000 करोड़ रुपए 2 दिन में खर्च करके उसको बेचा है, बेचने की कोशिश करी है। बाकी G20 जो है वो G20 जितने नेशन है उनमें हर साल दूसरे के घर में जाना है।
एक दूसरे देश में जाना है, कभी दूसरे देश में जाना है, कभी दूसरे देश में जाना है, वो हर जगह होगा। अगली बार कहीं और फिक्स हुआ होगा तो G20 वहां जाके वहां होगा मानेंगे, लेकिन भारत की मेजबानी की चर्चा आज पूरे विश्व में इस बात से नकारते हैं आप। नहीं, कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? नकार कौन रहा है? तो वही तो मैं वो आपसे पूछ रहा हूँ कि G20 पर आपका ये कहना है। G20 भारत में हुआ, पूरी दुनिया को मालूम है। और जो आप पॉलिसी मतलब बाहर की, मैंने आपका एक बयान सुना, उसमें आप कहते हैं कि भारत जो है चीन से आंख मिलाने से डरता है। आंख मिलाने से डरता है? जो हमारे प्रधानमंत्री कहते थे लाल आंख दिखाएंगे हम चाइना को, आज लाल आंख क्यों नहीं दिखाते आप? आपका कितने हजार वर्ग का एरिया वो कब्जा कर लिया। गलवान की वैली में जहां पे हमारे नौजवानों ने शहादत दी है, हमारे वीर सपूतों ने शहादत दी, उस गलवान वैली के लिए वो दोबारा कब्जा किए बैठा है। वहां पे आपको आंख नहीं मिला, लाल आंख नहीं दिखाई जाती? आज सत्ता में बैठ के आपको लाल आंख नहीं दिखाई जाती? जब दूसरी सरकारें थी तो आप कहते थे लाल आंख नहीं दिखाते। तब तो कहां का कहां थी LAC, अब LAC शिफ्ट होके कहां आ गया, आप खुद ही देखें। तो लेकिन जो जिस तरीके की पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी इस वक्त भारत की चल रही है, आप देखो जस्टिन ट्रूडो का जो बयान आया, उसने भारत को घेरने की कोशिश की खालिस्तानी मुद्दे पर, लेकिन इस वक्त जस्टिन ट्रूडो खुद बैकफुट पर है क्योंकि 5 देशों का उन पर दबाव बन चुका है। देखिए, एक मेरी बात सुने, अगर जस्टिन ट्रूडो गलती करेगा तो वो भुगतेंगे भाई। हम खालिस्तान के समर्थक नहीं हैं, ठीक है? सिंपल सी बात ये है, मेरा अपना जाति विचार है, हम खालिस्तान के समर्थन नहीं है। मैं खालिस्तान की एक बात, इलेक्शन आ रहा है, ये जानबूझ के खालिस्तान को थोपा जा रहा है बस। ये गोदी मीडिया का चर्चा है, इतना चर्चा है नहीं उन देशों में, ना कनाडा में होगा, ना भारतवर्ष की इतनी ज्यादा बात, लेकिन एक उसको बेचने की कोशिश की जा रही है। हिंदू मुस्लिम हो गया, अब हिंदू सिख की तरफ जो है बीजेपी की राजनीति चल गई है कि यहां पे दंगा करवा के कोई ना कोई फायदा सियासी ढूंढा जाए। लेकिन अब दुनिया समझ चुकी है। अब देखें, नूहू में, हरियाणा के अंदर नूहू में इन्होंने क्या करने की कोशिश की, हिंदू और मुसलमान का फसाद कराने की कोशिश की। लेकिन मैं शाबाश देता हूं हरियाणा के उन हिंदू भाइयों का जिन्होंने आगे आके रोका। उन्होंने बोला नहीं, जो सदियों से परंपरा चलती आ रही है, हम एक जगह रहते आए, एक जगह। ये आप कैसे कह रहे हैं कि नूह में जो है हिंदू मुस्लिम की जो हुआ है मामला, वो बीजेपी ने करा? किस बिहाफ पे? आप देखें, वो जो सोनू पनेसर था, मोनू पनेसर, उसको कौन आगे कर रहा था? बीजेपी। और जब से वो भागा हुआ था तो उसको आज तक उसके कत्ल में क्यों नहीं पकड़ा गया? आप बाहर के लोगों को पकड़ने की बात कर रहे हो, आप यहाँ अपने जो हिंदुस्तान में जो कर रहे हैं वो किसी एक समुदाय के लोगों के कातिल। लेकिन इसमें समुदाय के लोगों को किसने कहा कि आगे आकर के आप हमला करो? या किसी ने नहीं बोला, ये सारा बीजेपी के करीधरी है, वहां पे नालायक सरकार बैठी है, इसीलिए वहां पर हुआ। और वो शाबाश है उन लोगों की जिन्होंने उस दंगे को आगे भड़कने से बंद कर दिया। लेकिन दंगा रोका भी सरकार ने है, मैं आपको बता दूं। लेकिन इस दंगे की शुरुआत नहीं है, सरकार ने दंगा भड़काया है। सरकार का कोई रोल नहीं है, लोगों का रोल है जिसने दंगे पे काबू किया। सरकार का रोल है दंगे करवाना, सरकार का रोल है दंगे, सरकार बिग फेलियर थी, लोगों ने काबू किया उस दंगे को। सरकार का रोल है दंगे करवाने में सर। और अगर नहीं होता तो मोनू पनेसर जैसे लोगों को उस जलूस में जाने की जरूरत क्या थी? मोनू पनेसर तो जलूस में था ही नहीं। तो फिर वो किसने बात बोली थी? वो तो लास्ट में गायब कर दिया गया, कहते हैं वहां के लोग। ये आपको किसने कहा कि लास्ट में गायब कर दिया गया? ये आपको कहां से पता चला? आप ही के जो न्यूज चैनल चलते हैं वही बताते हैं, आप पढ़ो ना, देखो। मोनू मानेसर, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मोनू मानेसर उस रैली में था ही नहीं। भड़का कैसे? वो कह रहे हैं कि मोनू पनेसर आ रहा है। खैर, ये मेरा विषय नहीं था। मैं आपको ये बता दूं कि ये तो उन सरकारों का है, लेकिन सरकार वहां पे बिग फेलियर थी जिन्होंने दंगा काबू ना कर सके। मैं लोगों को शाबाश देता हूं। और आज ये मैं लोगों को, भारतवर्ष के लोगों को कहूंगा कि बीजेपी से होशियार रहें। ये हिंदू मुसलमान, हिंदू सिख, ये किसी का भी दंगा करा के ये चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन आप लोगों को होशियार रहना होगा कि इनके इस हथकंडों में हमको नहीं फंसना होगा। अगर हम सच्चे देशभक्त हैं, हम सच्चे भारतवर्ष के नागरिक हैं, उस भारत माता की जय दिल से करते हैं, तो मुझे एक बात अपने नौजवान पूरी हिंदुस्तान की और जम्मू कश्मीर की लोगों से ये मैं चाहता हूं कि वो एक बात में स्पष्टीकरण कर दें कि हमें धर्म के नाम पे, जात के नाम पे वोट ना मांगे, जो मांगे उसका बहिष्कार किया जाए। ये धर्म और जात के नाम की आप बात कर रहे हैं कि उस पर वोट ना मांगे, लेकिन आप सीट मांग रहे हो सिखों के नाम पर। नहीं, देखो, कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, कम्युनिटी रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। वो बात तो घूम फिर के वहीं आ जाती है ना, आप इतने हट के नहीं आते। आप इसको समझिए कि ऐसी बात नहीं है, आप गलत कह रहे हो। आप अभी बहुत छोटे हो और आपको बहुत सीखना है इसमें। आपको मैं ये कह दूं, रिप्रेजेंटेशन और एक्सप्लॉयटेशन दोनों में वो बहुत फर्क है। मैं वो कर रहा हूं वो जो एक्सप्लॉइट करते हैं, जाति और धर्म के नाम पे दंगे करवाते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। वो बीजेपी के अलावा और आरएसएस के अलावा कोई नहीं है।
जम्मू कश्मीर पे आप चुनाव की बात कर रहे हो कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे, तो मेरा सवाल बहुत सरल सा सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर की जनता कांग्रेस को क्यों चुने, ये साफ शब्दों में जनता को समझाइए। क्योंकि हम वो जनता के जो लोग मुद्दे हैं उनकी बात करते हैं। हमने 400 रुपए, ये कांग्रेस की सरकार थी जब 400 का सिलेंडर मिलता था। आज प्रधानमंत्री जी को अचानक राखी याद आ जाती है 9 सालों के बाद। आज राखी याद आई अपनी बहनों की। पहले 400 से 1200 रुपए सिलेंडर करा, फिर 1200 से 2000 रुपए, 200 रुपए कम करके आप कहते हो मैं अपनी बहनों को राखी का तोहफा देता हूं। 9 साल से अपनी बहनें जो तड़प रही थी उस महंगाई की मार से। आपकी दाल मारो, पता है आपको क्या पहुंच गई है? 200-250 रुपए से किलो नीचे कोई दाल नहीं है, उससे तो मुर्गी सस्ती है। मैं आपको बता रहा हूं कि हिंदुस्तान में आज जो लोग सत्ता में हैं, जो कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, मैं पूछता हूं कि आपने ये महंगाई की मार हुई, 400 रुपए का सिलेंडर सस्ता था या 1200 का सस्ता था? आप मुझे बताएं, आज सब्जियों और फलों का रेट देखें आप कहां चला गया। आपने बाहर की जो अमेरिका का सेब है, G20 आप बात कर रहे हो, G20 में आपने अमेरिकन सेब को उसकी जो है एक्साइज और बाकी चीजों को हटा के, टैक्स हटा के, आपने हिमाचल और कश्मीर के सेब को मार डाला। उन बागवानों का गला काट दिया आपने। ये कौन सी पॉलिसी है? आपने उनका कत्ल कर दिया। उन हिमाचल के और हिमाचल का सेब और जो कश्मीर का सेब जो दुनिया भर में मशहूर था, आपने उनके आगे हमारा गला काट दिया। लेकिन जो फॉरेन पॉलिसी की आप बात कर रहे हो कि ये मतलब G20 मिला करके सेब की एक्साइज ड्यूटी है, तमाम चीज़ों की बात हो रही है, मैं आपसे एक और सवाल करना चाहता हूँ इस पर कि ये जो फॉरेन पॉलिसी चल रही है इस वक्त, ये रोजगार से जो मैं कनेक्ट करके सवाल कर रहा हूँ कि ये जो जितने भी फॉरेन कंट्रीज हैं इस वक्त भारत में, आपने भी देखे होंगे बड़े बड़े प्लांट लग चुके हैं, बड़े बड़े उसमें फंड में इन्वेस्ट। नाम लो, मुझे बताओ। एप्पल है, सैमसंग है, ठीक है, टेस्ला के लिए भी बात चल रही है, और भी तमाम कंपनियां हैं जो भारत में इस वक्त इन्वेस्ट कर चुकी हैं और करने भी वाली हैं। तो ये सीधे सुनिए मेरी बात सुनिए, पहले पूरा सवाल पूरा होना दीजिए। तो ये जब सेटअप यहाँ लगेंगे, जो चीज़ें हम पहले बाहर से इंपोर्ट करते थे उन पर ड्यूटी, टैक्स, तमाम तरीके की चीज़ें लगा करके यहाँ का पैसा जब बाहर जाता था, अब वो चीज़ें यहाँ जब बनेंगी, ठीक है, उससे हमें रोजगार भी मिल रहा है और फिर वो चीज़ों पे हमारा पैसा भी बाहर नहीं जा रहा। तो इस पर आप क्या क्लैरिफिकेशन देखते हैं? मैं क्या क्लैरिफिकेशन बोलूंगा? अगर कोई चीज लग रही है तो मैं उसको वेलकम करूंगा, लेकिन ये मार कम पुकार ज्यादा। 2 कंपनियां लगी नहीं तो पूरा आपका मेक इन इंडिया का क्या हुआ? फेल हो गया वो पूरा प्रोग्राम। मुझे बताएं, आप मुझे मुद्दा बताएं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बड़ी आगे चली गई। आप देखें, आप आज की सरकार जो है ये सिर्फ जुमलों की सरकार। मेक इन इंडिया में सुनिए इनका काला धन था, बहुत बड़ा इशू था, उसके ऊपर चुनाव लड़ा गया, करप्शन के ऊपर चुनाव लड़ा गया। आज करप्शन के ऊपर आप देखें, जो सबसे बड़ा करप्ट और चोर है, जो डाकू है, जिसने लोगों का जो पैसे के ऊपर डाका डाला, जो टैक्सों की मनी के ऊपर डाका डाला है, अजीत पवार। आज कांग्रेस से उधर से एनसीपी से हटके वो बीजेपी में चला गया, उसका 23,000 करोड़ का घपला ही माफ कर दिया। जो बीजेपी में जाए वो डाकू भी साधु कहलाए, और जो किसी और पार्टी में जाए वो साधु भी डाकू कहलाए। ये गोदी मीडिया की बात है और ये आज की बीजेपी की बात है। तो आप कहते हो कि भाई सारा देखो, आज की डेट में करप्शन से लथपथ हुई बैठी है ये बीजेपी। लेकिन घोटाला तो कोई सामने आया ही नहीं ना तौर पे। आप गिना दीजिए ना, इसलिए तो बुलाते हैं आपको। राफेल में क्या हुआ था? राफेल के मुद्दे पर आप देखते हो कि पहली दफा सीबीआई के हेडक्वार्टर्स के ऊपर पुलिस ने रेड कर दी। आप देखें, बहुत सारी गपले आएंगे बाहर। कब? जैसे ही इनकी सत्ता परिवर्तन होगी, अगर 2024 में दोबारा मोदी जी नहीं आएंगे, ये आपको बोल रहे। इंडिया अलायंस की सरकार होगी और बीजेपी यहां से बाहर होगी। आप देखेंगे जो आज बड़े बड़े ईडी और सीबीआई के लोगों पे रेड डालते हैं, जो इनके साथ चला जाता है उसको आज माफ हो जाता है। आज देखना, आप आने वाले वक्त में देखोगे कि वो अफसर जिन्होंने अफसरशाही के नशे में गरीबों का गला काटा है, और ये जो डाकाजनी हुई है, जैसे अजीत पवार जैसे लोगों ने इतना घोटाला किया और सवेरे उसको 5 बजे जाके एनओसी दे दी गई कि आप बरी कर दिए गए, क्योंकि दोपहर को जाके शपथ लेनी थी, तो उसको सवेरे 5 बजे एनओसी दे दी गई। तो ये इतिहास लिखा जा रहा है।
आप देख रहे हैं, बहुत सारा मीडिया ऐसा है जो इंडिपेंडेंट है, जो गोदी मीडिया को सब्सक्राइब नहीं करता है। आज तो हर बच्चा जो है वीडियो देखता है, हर आदमी जो है सोशल चैनल्स के ऊपर अलाइव है, और वो देखते हैं, तो वो देखेंगे और एनालाइज करेंगे कि हमारे जो उस वक्त के लोग थे ये वही है। जैसे अंग्रेजों के खिलाफ हमने जंग लड़ी ना, बीजेपी को इस देश से उखाड़ फेंकना ये भारत की दूसरी आजादी की जंग होगी। हमारी पूरी डेमोक्रेसी खतरे में है। आप इंडियन अलायंस की बात कर रहे हैं, 2024 में ये भी बोल रहे हैं कि भाजपा नहीं आने वाली है। आने कौन वाला है? इंडिया अलायंस, वही मैं सवाल कर रहा हूँ। सवाल मेरा पूरा, इंडियन अलायंस का चेहरा कौन है? प्रधानमंत्री का दावेदार आपके हिसाब से वो वक्त के हिसाब से फैसला होगा। मैं जिस पार्टी से बिलोंग करता हूं, मैं तो कहूंगा कि राहुल गांधी चेहरा होगा, क्योंकि मैं जिस पार्टी से हूं, मैं तो चाहूंगा कि मेरा लीडर ही प्रधानमंत्री हो। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, राहुल गांधी जी ने बड़ा स्पष्ट कहा उस इंडियन अलायंस में कि जो इंडिया अलायंस के लोग मिलकर फैसला करेंगे वो चेहरा होगा। लेकिन यहाँ पर केजरीवाल जी अपनी अलग कहानी बना रहे हैं। कह रहे हैं वो सिर्फ गोदी मीडिया की, गोदी मीडिया नहीं कर रहा, बयान सामने आ रहे हैं ना। कुछ नहीं है, गोदी मीडिया की बात है। उन्होंने जिस दिन इंडिया अलायंस की बात हुई थी, उस दिन केजरीवाल ने कहा था कि बहुत सारे लोग ये कहेंगे हमने फलाना बयान दे दिया, हमने फलाना बयान दे दिया। आप किसी पे यकीन मत करना, ये बीजेपी की साजिश होगी इस इंडिया अलायंस को तोड़ने की। कोई ऐसी बात नहीं है, ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं, कुछ नहीं ऐसा। इंडिया अलायंस एक है और एकजुटता से इलेक्शन लड़ेगा। तो आप इंडियन अलायंस में अपनी तरफ से कांग्रेस की बात कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। ठीक है। अब पूरे इंडियन अलायंस में अगर देखा जाए तो आपको क्या लगता है कि ये पूरे भारत में तमाम पार्टियां इस वक्त जो इकट्ठी हुई पड़ी हैं, कितनी सीटें लाने वाली हैं 2024 में? इतनी कर ले आएंगे कि जितनी अच्छे से हमारी सरकार बन जाएगी हिंदुस्तान में। कंफर्टेबल मेजॉरिटी से सरकार बनाएगी इंडिया अलायंस, कंफर्टेबल। और सबसे पहले अब किन चीजों पर काम करने वाले हैं कि हाँ, जिस चीज से देश निजात चाहता है? बेरोजगारी पे काम करेंगे, महंगाई के ऊपर काम करेंगे, और ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाएं, इनके ऊपर काम करेंगे कि ये इंडिपेंडेंट रहे, किसी के केज्ड पैरेट न बने, किसी के जरखरीद गुलाम की तरह काम ना करें जैसे आज कर रहे हैं ये। आप महंगाई की बात कर रहे हैं। महंगाई दो तरीके से काउंट होती है, एक होती है महंगाई और एक होती है महंगाई दर। अगर महंगाई दर की बात करें तो वो कांग्रेस के राज में ज्यादा थी और इसमें कम है। ये आपने ये आप गोदी मीडिया की बात सुन के कह रहे हो, और आप ये मैं पढ़ के कह रहा हूँ। गरीबों का ये एक रोटी खानी मुश्किल हो गई है मेरे भाई। आप मुझे बताएं, आप मेरा जवाब दें। 400 रुपए का सिलेंडर सस्ता था कि 1200 का सस्ता है? निकालो दर भी और उसके पर भी निकालो, दिखाओ मुझे। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए सबसे पहले। जब इंडियन अलायंस से 400 रुपए का सिलेंडर सस्ता था कि 1200 का सस्ता था? जब इंडियन अलायंस से या कांग्रेस से या केजरीवाल से किसी से भी उनके मतलब सरकार से जुड़ा कड़वा सवाल कर लिया जाता तो वो सीधे ये क्यों कहते कि गोदी मीडिया का सवाल है? क्या विपक्षी पार्टी से कड़वे सवाल नहीं किए जा सकते? करो ना, लेकिन मैं कहता तथ्यों पे आधारित होने चाहिए, तथ्यों पे आधारित होने चाहिए। ये सब जगलरिया फिगर्स है और कुछ नहीं है। जब हम आपसे महंगाई बढ़ चुकी है, दर्शक देख रहे हैं, वो फैसला करेंगे कि वे कौन सच बोल रहा है, कौन सही कह रहा है। हम कह रहे हैं कि आप कह रहे हो कि दर महंगी हुई है, महंगाई महंगी हुई है। ये एक नया खाका तैयार किया जा रहा है उठाने के लिए, लेकिन जो गरीब है उसको अपने बच्चे पालना मुश्किल हो गया है। आपके यहाँ पे एम्प्लॉइज होंगे, इनको पूछो कि बच्चों की फीस कहां जा रही है, इनको पूछो बच्चों की किताबें कितनी महंगी हो गई हैं, इनको पूछो जीएसटी कितनी फॉल्टी है। जीएसटी का पहले मतलब आया था कि एक जगह पे टैक्स लगेगा, अब जगह जगह टैक्स लग रहा है। ये जीएसटी है। आप एक कप खरीदने जाते हो, बनाने वाला भी टैक्स ले रहा है, बेचने वाला भी टैक्स ले रहा है, और उसका बीच में मिडल मैन भी टैक्स ले रहा है। ऐसी जीएसटी की कामना नहीं की थी मनमोहन सिंह जी ने, जैसी जीएसटी इन्होंने लगाई है। तो बहुत सारी चीजें हमें जीएसटी पे रीवर्क करना पड़ना है। जो कांग्रेस की थॉट प्रोसेस है, जो पूरे अलायंस का थॉट प्रोसेस है, हमें किसानों के हक में बात करनी है, हमें बेरोजगारों के हक में बात करनी है, हमें डेली वेजरों की बात करनी है, हमने ये सारे मुद्दों पे बात करनी है, हमने देश की सुरक्षा के बात करनी है, हमने देखना है कि चीन जो है अपनी हद में रहे और हमारे एरिया को कवर ना करे, हमने उन पे बात करनी है जिसपे आज बीजेपी पूरी खामोश बैठी है, कोई सवाल का जवाब नहीं देती, आज मुद्दों से कतराती है, आज काले धन में बात नहीं करती है, जबकि 100 गुना काला धन बढ़ गया वहां पे। आप करें किसी बीजेपी को, बुलाएं यहां पर, बिठाएंगे मेरे साथ, मैं पूछूंगा उसको सवाल कि बताए कि जो आपने काला धन बोला था हम 100 दिन में वापस ले आएंगे। आज 9 साल के बाद भी आपके 100 दिन नहीं पूरे हो रहे। आप चीन की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की जैसे बात छेड़ रहे हैं। कांग्रेस के टाइम पे भी बहुत हमले हो, पाकिस्तान की बीजेपी छेड़ रही है क्योंकि उनको इलेक्शन में बीजेपी की बात, बीजेपी के हिसाब से नहीं छेड़ रहा पाकिस्तान की बात, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ।
ठीक है, इसमें फिर से ये मत बोल दीजिए कि गोदी मीडिया का सवाल है। मैं कह रहा हूं ना, वो ही कर रहा है इस वक्त, क्योंकि इलेक्शन आ रहा है ना पास इस वक्त पाकिस्तान, इस पर मुद्दों से भड़काने की बातें हो रही हैं। हम कह रहे हैं मुद्दों में बात करो, बताओ कि आपने काला धन क्यों नहीं लाया बीजेपी ने। मेरा सवाल जो है वो भी पूरा नहीं हुआ। वो सवाल ये है कि कांग्रेस के टाइम पे जब कभी भी आतंकवादी हमले होते उसकी जवाबदारी नहीं होती थी, चुप्पी होती थी, लेकिन भारत ने अब भाजपा के राज में सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। फैक्ट चेक करो, आप अपने फैक्ट चेक करो। जब जब हुआ है, जब हमले हुए हैं, ये किसी सरकारों के मोहताज नहीं होती हैं फोर्सेस कि भैया मुझे आर्मी बोलेगी तो हम बोलेंगे कि भाई आगे हमला करना है, मुझे हमारे पुलिस वालों पे गोली चल रही होगी तो वो हाथ में कंगन डाल के बैठे हैं। कभी ऐसा नहीं रहा है। लेकिन आप ये देखें कि हमारी फोर्सेस का काम है हमें डिफेंड करना, आर्मी का काम है बॉर्डर, बीएसएफ का काम है बॉर्डर, सीआरपीएफ और बाकी जो इंटरनल फोर्सेस हैं, पुलिस, जो रियासत की पुलिस जहां की होगी, उनका काम है अंदर का लॉ एंड ऑर्डर देखना। तो ये बिना किसी सरकार के भी इन्होंने भारत के संविधान की कसम खाई है, अपनी जान की कुर्बानी देकर भी ये हमारी सुरक्षा करते हैं, चाहे बॉर्डर हो चाहे अंदर की कोई गतिविधि हो। तो इसलिए इसमें मैं नहीं कहता हूं कि किसी सरकार ने ये क्लेम कर लिया तो किसी ने वो कर लिया। वहां पे हमारे फोर्सेस को मैं पॉलिटिक्स के अंदर नहीं लाना चाहता, क्योंकि वो इनके दबाव में काम नहीं करते हैं। वो हमेशा स्क्वेयरली जवाब देते हैं। मिलिटेंट पहले भी मरे हैं, आज भी मर रहे हैं, आगे भी मरते रहेंगे। कोई भी सरकार हो, कोई भी किसी का भी मिलिटेंट जो है रिश्तेदार नहीं है। आप देखें ना, अगर ऐसे बात करें तो फिर कंधार में हम वापस क्यों छोड़ने गए थे? बीजेपी की सरकार थी उस वक्त, क्यों काबुल कंधार में हम उसको छोड़ने गए थे? बताएं। तमाम सवालों के जवाब हो गए। मैं आपसे एक आखिरी सवाल ले लेता हूं कि अब जो 2024 का चुनाव होने वाला है, आपके नजरिए से ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है या बीजेपी वर्सेस इंडियन अलायंस? बीजेपी वर्सेस इंडियन अलायंस। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे सभी सवालों के जवाब देने के लिए। तो इंडियन ट्रिब्यून न्यूज़ में ये थे हमारे साथ तरनजीत सिंह टोनी जी, जिन्होंने सभी सवालों के जवाब बड़ी स्थिरता और बड़ी शांति से और कुछ सवालों पर गर्मा गहमी दिखा करके समझदारी से सवालों के जवाब दिए हैं। और आगे भी जो इनके सवाल हैं वो हम और बीजेपी प्रवक्ताओं से करेंगे, और जो उनके सवाल हैं वो इंडियन अलायंस के नेताओं से करते रहेंगे। देखते रहिए इंडियन ट्रिब्यून न्यूज़ 24/7। धन्यवाद।